तो आज न्यूटन्स लॉ का सेकंड लेक्चर है आई थिंक। और एफबीडी कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने सीखा था, कुछ एफबीडी ड्रॉ भी किया था शायद। मैं एक बार पॉइंट्स बता देता हूँ एफबीडी ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि किस बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करना है, फिर उस बॉडी को अलग से ड्रॉ किया, उस पर फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है वो देखते हैं, और वो फोर्स वेक्टर ड्रॉ करते हैं। मतलब उसका एरो से ड्रॉ करते हैं वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड साइड में लिख देते हैं अगर पता है तो, नहीं पता है तो अननोन लिख दिया। एंड देन उसके बाद का स्टेप होता है ड्रॉ करने के बाद उसको रिजॉल्व करना, जो हम लोग सीखेंगे। किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी बोर्ड ज्यादा सही दिख रहा है ना? बच्चों एक एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज तुम लोग पढ़े हुए कि नहीं। अगर हमने कहा कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ M1, तो क्या करोगे, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है M1 पे। मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं या अलग से M1 ड्रॉ कर लिया। फोर्सेज आर, सबसे पहला M1G, दूसरा N1, और लेट्स ये टेंशन T डैश है, टेंशन इधर लगेगा। अगर हमें ड्रॉ करना है एफबीडी ऑफ M2, ड्रॉ M2 सेपरेटली। व्हाट आर द फोर्सेज, M2G इधर, लेट्स दिस इज N2, नहीं पता क्या है। अगर ये T डैश M1 पे इधर लग रहा है तो M2 पे इधर लगेगा टेंशन, ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन नहीं गड़बड़ करना है। यहां पे टेंशन मैंने बहुत प्यार से समझाया था, इट विल पुल T डबल डैश, एंड M3 का एफबीडी आराम से बता दोगे, एक्सटर्नल फोर्स F, M3G, N3 और T डबल डैश हियर। इस एफबीडी में किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो। शरण्या आहिरे, कोई डाउट है इसमें? चलो एक और एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टफ। जब बताओ ये सारे सरफेसेस स्मूथ है एंड
ये दिया था क्या होमवर्क तुम लोगों को? शायद नहीं। और ये इक्विलिब्रियम है, अब कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, जैसा वैसा ही है, अपने मोशंस को चेंज नहीं कर रहा है। ऐसे कहो कि हम अभी जितना भी करवाएंगे तो कहेंगे नेट फोर्स जीरो और बॉडी मूव नहीं कर रहा रेस्ट में, हालांकि नेट फोर्स जीरो का मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। तो चलो, इसमें बच्चों ने कहा सर ये नहीं दिया था, तो ये हमारा सिस्टम है दो बॉडी का, कैपिटल एम स्मॉल एम, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है मैंने डिस्कस किया है, इनएक्सटेंसिबल मासलेस। अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो टेंशन विल बी सेम इन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में यहां पे टेंशन टी तो यहां भी टी, यहां भी टी। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, टेंशन पूरा सेम रहेगा। तो किसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं? लेट्स दिस एंगल इज थीटा, सो ड्रॉ एफबीडी ऑफ अ स्मॉल एम। या तो अलग से दिखा दो या यहीं पे ड्रॉ कर लो, तो मैं यहां से दिखा देता हूं, अलग से दिखा दिया। स्मॉल एम, व्हाट आर द फोर्सेस? सबसे पहला फोर्स mg, वर्टिकल डाउनवर्ड। ये सरफेस नॉर्मल इधर लगाएगा, मैंने सिखाया था, देवकी ने गलत बताई थी। और कौन सा फोर्स छूट रहा है देवकी? सर स्ट्रिंग का फोर्स। स्ट्रिंग का फोर्स टेंशन किधर लगेगा? पुल करेगा, ऊपर लगेगा। यही तीन फोर्स, यही एफबीडी हो गया, है ना? हमने एफबीडी ड्रॉ कर लिया तीन फोर्स से। ये हो गया एफबीडी ऑफ स्मॉल एम। मुझे ड्रॉ करना है एफबीडी ऑफ कैपिटल एम। Assume pulley is part of capital M, मतलब पुली को कैपिटल एम का पार्ट मान लेंगे। कितने बच्चों को ये विजुलाइज हुआ होगा कि ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड रहेगा, इलोंगेटेड नहीं रहेगा, बिकॉज ये नीचे जाना चाहेगा, ये ब्लॉक इधर आना चाहेगा। विजुलाइज दिस, इधर आना चाहेगा। अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो ये इधर आ जाता ब्लॉक। कॉमन सेंस से सोचो, ये नीचे जाना चाहेगा, लेकिन ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होकर इधर फोर्स लगा रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो मैं रेड कलर से इस पे फोर्सेस दिखा रहा हूं, तुम लोग अलग से भी ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहला फोर्स कैपिटल एम जी, दूसरा यहां से बेस लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, लेट्स एन डैश। स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, इधर पुश करेगा, कंप्रेस्ड है, के एक्स नॉट। अब देखना स्ट्रिंग पुली को पार्ट, इसी का पार्ट मान लिया, तो इस पॉइंट पे स्ट्रिंग देखो इधर पुल करा, दिस इज इंपॉर्टेंट टी, और यहां पे पुली पे, यहां पे स्ट्रिंग इधर फोर्स लगा रहा है टी। एक फोर्स छूट रहा है, कौन बताएगा कौन सा फोर्स छूट रहा है? सर छोटे एम का कैपिटल एम पे। वेदांत, बहुत बढ़िया, दो तीन बच्चों ने, लोकेशा भी बताए, वेदांत पाटिल, बहुत बढ़िया।
कैपिटल एम पे स्मॉल एम जो फोर्स लगा रहा है, जो हमने एन यहां दिखाया, तो यहां पे भी एन, इधर एन ही लिखेंगे, यहां एन तो यहां भी एन, न्यूटन थर्ड लॉ से। देखो तो ये डायग्राम देख के मजा नहीं आता कि हाँ यार क्या क्या सीख रहे हैं, कितना सुंदर डायग्राम है। लोकेशन ने बताया सर प्लीज एक्सप्लेन के एक्स नॉट। अच्छा मैंने देखा नहीं। लोकेशन के एक्स नॉट, स्प्रिंग का फोर्स कंप्रेस्ड है तो किधर फोर्स लगाएगा? अगर स्प्रिंग को कंप्रेस रखोगे कैसा था, मान लो ये नेचुरल लेंथ है और इसको कंप्रेस कर दिया, ऐसे हो गया, ऐसे आ गया, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा तो इधर पुश करेगा, कितना के, कितना से कंप्रेस है, एक्स नॉट। बताओ लोग कैसा, क्या डाउट है? सो लोग एक और एफबीडी ड्रॉ करते हैं। क्या किया है, एक प्लैंक है, वुडन ब्लॉक है, उस पे एक आदमी खड़ा हो गया, बीच में एक स्ट्रिंग ऐसे गया है पुली से होते हुए दूसरा एंड इसके पास है ना। अगर ये स्ट्रिंग आदमी छोड़ दे तो ये पुली तो नीचे गिर जाएगा, सॉरी प्लैंक, आदमी भी नीचे गिर जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को पकड़ के रखेगा, मतलब स्ट्रिंग पे फोर्स लगा, स्ट्रिंग टाइट है। अब इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, मैन का एंड प्लैंक का। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैन का एफबीडी। इसका मास कैपिटल है, मैन का मास स्मॉल है। तो ब्लू कलर से मैं मैन का दिखा रहा हूं, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स मैन पे लग रहा है, मैन पे स्मॉल एम जी, कौन लगाया, ग्रेविटी। ये स्ट्रिंग को नीचे पुल कर रहा है, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है ये नहीं दिखाना है, इसको स्ट्रिंग कैसा करेगा, ऊपर पुल करेगा। तो मैन पे स्ट्रिंग इतना लगाना ऊपर टी, और एक प्लैंक भी लगाना होगा एम। ये मैन का एफबीडी हो गया। अगर मैं प्लैंक का एफबीडी ड्रॉ करूं, जिसको एफबीडी समझ में आ गया बच्चों, न्यूटन्स लॉ समझ में आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ समझ में आया तो आगे के चैप्टर्स अच्छे से समझ में आएगा। फिर से कह रहा हूं एकदम 100% अभी से समझना है। काइनेमेटिक्स में कहता है थोड़ा भी समझा चलेगा। कैपिटल एम जी, स्ट्रिंग का टेंशन किधर, ऊपर। ये वाला टेंशन क्या प्लैंक पे लग रहा है, नहीं। ये वाला टेंशन मैन पे लग रहा है, प्लैंक से कहां कनेक्टेड है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, प्लैंक मैन का प्लैंक पे लगाया, तो मैन ने प्लैंक पे नीचे लगाएगा एन। ये तीन फोर्सेज हो गया। अब कहोगे सर यहां टी लिखा, यहां भी टी ही क्यों लिखा, बिकॉज अभी अभी लिखा अगर स्ट्रिंग सेम है
तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहे। If a string is same, then tension will be same in the whole string. Is it clear? Yes, sir. पुली जो लेते हैं वो भी आइडियल पुली लेते हैं, फ्रिक्शन लेस, इजिली मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है और मासलेस। तो पुली को प्लैंक में बॉडी में ही अटैच हमेशा मान लो। तो कैपिटल एम का एफबीडी ड्रॉ करना है और स्मॉल एम का एफबीडी ड्रॉ करना है। ड्रॉ एफबीडी ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। कौन कौन सा फोर्स लगेगा? कैपिटल एम जी। कम से कम इसमें तो खुश हो जाओ यार, इतना आसान सा चीज पढ़ा रहे हैं। कैपिटल एम जी नीचे, टेंशन इधर ऊपर, यहाँ पे टेंशन ऊपर। बहुत सारे बच्चे होंगे पता नहीं चल रहा होगा, सर बोल रहे हैं ऊपर, तो हाँ ठीक है ऊपर लिख लेते हैं। यू शुड विजुअलाइज, हाँ ऊपर लगेगा, पुल करेगा। यही दो है ना, पुली को कैपिटल एम में इंक्लूडेड मान लिया, तो जो पुली पे लग रहा है वो कैपिटल एम पे लग रहा है। स्मॉल एम का एफबीडी देखो, यहाँ भी टी यहाँ भी टी, ये स्ट्रिंग अलग अलग नहीं है, एक ही स्ट्रिंग का पार्ट है। ये स्मॉल एम जी, ये टी। अब आते हैं एप्लीकेशन पार्ट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बेस पे कुछ सवाल हम लोग करेंगे। अगर मैं कहूं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 होगा और उस केस में MA भी 0 होगा। If FR is 0, this implies A is equal to 0. Reverse is also true. Reverse is also true, इसका मतलब अगर एक्सेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो FR का एक कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में FXI कैप प्लस FYJ कैप प्लस FZK। अगर नेट फोर्स 0 है तो अगर हम कोई भी नेट फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। जनरल फोर्स को ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ FR is 0, so Fx is equal to 0, Fy is equal to 0, Fz is equal to 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। If net force is 0, that is acceleration is 0, this implies net force
in any direction will be 0. इसको लिख लो, लिख लिया। मैंने कहा कि अगर नेट फोर्स 0 है, मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में 0 होगा। एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स भी 0 होगा, वाई डायरेक्शन का भी 0 होगा। इसका मतलब जितने भी फोर्सेज है उसको मैंने रिजॉल्व किया, और एक्स डायरेक्शन में जितने कंपोनेंट है सबका समेशन 0 होगा। अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, जब एक एग्जांपल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया थ्योरी पार्ट। अब मैं एक सवाल ले रहा हूं। There is a sphere of mass m is equal to 10 kg और एक स्ट्रिंग है जिससे हम इसके सेंटर पे कनेक्ट किया और एक इन वर्टिकल वॉल से कनेक्ट कर दिया। And for the time being, this angle is given, let's 37 degree. विजुलाइज करो कि एक स्फीयर को ऐसे हम स्ट्रिंग से बांध करके रख सकते हैं। अब एग्जाम में आ सकता है, हमारे नीट के एग्जाम में आ सकता है कि टेंशन बताओ क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछ सकता है फाइंड नॉर्मल फोर्स applied by wall on the sphere. अब ये सवाल आ गया, देखना मेरा पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, क्या कहा था। सबसे पहले तो डिसाइड करो किसका एफबीडी ड्रॉ करना है, किस बॉडी का मोशन एनालाइज करना है। तुम समझ गए होगे इस स्फीयर का एक ही तो बॉडी है, स्फीयर का एफबीडी ड्रॉ करना है। ड्रॉ इट। व्हाट आर द फोर्सेस? mg। और कौन सा? t। और कौन सा? नॉर्मल फोर्स n। मैंने यहीं पे दिखा दिया, या कभी कभी कुछ बुक्स में, मैक्सिमम बुक्स में ऐसे रहता है कि इसको अलग से यहां से दिखाते हैं, बॉडी भी नहीं ड्रॉ करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट दिखा दिया। तो तुमको वैसा कंफर्टेबल लगता है तो वैसे ड्रॉ करो कि एक स्मॉल mg, एक t और n, यहां से ऐसे n। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। बट मैं ये ज्यादा सोचता हूँ कि ज्यादा कंफर्टेबल होता है, बिकॉज ये विजुलाइज होता है कि हाँ यहाँ से n लग रहा है, ये t ऐसा लग रहा है। हमने एफबीडी ड्रॉ कर दिया। नाउ सवाल क्या है कि हमने नेक्स्ट स्टेप लिखा था रिजॉल्व इट। रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें कि हमें आसानी से हमारे सवाल के आंसर्स आ जाए। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन में दे रहा हूं। एक तो होगा कि फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। कहोगे सर यही तो एक ऑप्शन, और कौन सा है? मैं ऐसे भी कर सकता हूं, एक अलोंग द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। दो ऑप्शंस आया, और कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो आर्बिट्रेरी। तो तुम पागल तो हो नहीं कि कोई भी डायरेक्शंस लेंगे। तो मैं भी इस दोनों में चूज करता हूं। अगर x और y में फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, हमने डिसाइड किया, देखा एक तो mg ऑलरेडी y डायरेक्शन में रिजॉल्व है, n भी x डायरेक्शन में रिजॉल्व है, t को रिजॉल्व करना एक फोर्स को।
लेकिन अगर along the string perpendicular to the string लिया तो T रिजॉल्व है, बट N को रिजॉल्व करना पड़ेगा, mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा, दो को। तो स्मार्टनेस किसमें है, हम रिजॉल्व इधर और इधर करते हैं। ये 37 तो ये भी 37, तो इस t को रिजॉल्व करके लिखते हैं, इधर हो जाएगा t cos 37 और इधर हो जाएगा t sin 37। मुझे निकालना था t, so consider forces along y axis। y एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है y डायरेक्शन में, मतलब अगर कंपोनेंट है तो उसको भी लेना है। तो एक तो mg नीचे और t cos 37 ऊपर, सो t cos 37 ऊपर पॉजिटिव ले लिया, तो mg को निगेटिव ले लिया क्योंकि डाउनवर्ड है। और कोई फोर्स है क्या, नहीं, बट बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। सो व्हाट विल बी द आंसर, t is equal to mg upon cos 37, that is equal to 10 into 10 upon cos 37 is 4/5, that is equal to 500/4, 125 Newton। तो सेकंड सवाल सॉल्व करना है, क्या करना है, n निकालना है। अभी हमने डिस्कस किया हमें x डायरेक्शन के फोर्सेस लेने हैं। कौन सा फोर्स x डायरेक्शन में, n इधर, और कोई फोर्स है क्या, mg नहीं है, नीचे इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं है। t है क्या, कुछ बच्चे महान बच्चे यहाँ पे होंगे, बोलेंगे नहीं सर t तो इधर है, इधर है, इसका दो कंपोनेंट है, हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक इधर और एक इधर, एक इधर कंपोनेंट है, किधर है, इधर, तो लिखेंगे -t, कितना है, sin 37, दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों जिसको न्यूटन्स लॉ अभी समझ में आ गया, और ये कितना आसान है यार, थोड़ा सा भगवान का दिया हुआ है 0.00001% लगाना है तुझे, भगवान ने तो बहुत दिया। और ये जीरो क्यों किया पहले भी क्लियर हुआ तुम्हें, n इज इक्वल टू हो गया t sin 37, दैट इज इक्वल टू t तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 125 sin 37 3/5 कितना हो जाएगा 75 न्यूटन। विराज ने बता दिया। Block M is kept in equilibrium by means of two string shown in figure। अब सारा इंफॉर्मेशन दिखा दिया फिगर में, क्या फिगर में शोन है, एक स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है अटैच्ड है यहां से, एक दूसरा इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, एक स्ट्रिंग में टेंशन हमने कहा T1, दूसरे में कहा T2, हमें T1 और T2 निकालना है, मास है M। लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने आंसर किया, बाकी लोग भी किए होंगे, अब क्या छोटी मोटी बात बताएंगे हमें, तो मैं तो यही सोच रहा हूं। सो पहला स्टेप कुछ भी निकालने के लिए कहा है, किस बॉडी के मोशंस को एनालाइज करें, इस m को क्या करना है, एफबीडी ड्रॉ करना। व्हाट आर द फोर्सेस, mg, T1 पुल करेगा, डायरेक्शन इधर,
T2 पुल करेगा ऊपर, अब क्या करना है, रिजॉल्व करना है। किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो कि ऑलरेडी दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है। T2 को रिजॉल्व करेंगे, T2 cos 30, m का वैल्यू हमने दिया नहीं था, m के टर्म में ही बताना था आंसर। इधर T2 sin 30, हम y डायरेक्शन के लिए लेंगे, T2 निकालना है तो कंसीडर y डायरेक्शन। नेट फोर्स ऊपर कितना है, T2 sin 30, नीचे कितना है, mg इक्वल होगा, डायरेक्टली लिख दिया, या T2 sin 30 माइनस mg इक्वल टू 0। सो T2 इक्वल टू हो गया 2mg। T1 निकालना है, किस डायरेक्शन का मोशंस को कंसीडर करें, x डायरेक्शन, कंसीडर फोर्सेज इन x डायरेक्शन। T1 इधर, T2 cos 30 इधर, T1 इक्वल टू T2 cos 30, दैट इज इक्वल टू T2 कितना है, 2mg निकल गया था, cos 30 √3/2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कुछ दिन बाद बी बैच में आ जाना, एमबी बैच में। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एमबी बैच में आ जाओ। इसका एबिलिटी ड्रॉ कर लिया, 3m का हमने T3 का निकालना है, तुमने कहा सर 3m ब्लॉक को एनालाइज करना है, 3m का एबिलिटी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, 3mg जो ग्रेविटी पुल कर रहा है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, T3, तो लिखेंगे T3 इक्वल टू 3mg। रेस्पॉन्ड भी बच्चे नहीं कर रहे आजकल, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर निकालना है T2, किसका मोशन एनालाइज करें, 2m का, 2m में T2 ऊपर लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, 2mg नीचे। सिद्धि पाटिल है, सिद्धि पाटिल को मैंने कैसे ज्वाइन कर लिया, मैं भूल गया था सिद्धि पाटिल, तुम्हें तो रिमूव करना था मुझे। इफ यू आर अटेंडिंग लेक्चर एट रेजोनेंस, जब तक रेजोनेंस का लेक्चर खत्म नहीं होता यू आर नॉट अलाउड टू लीव। अगर तुम्हें कॉलेज का ही अटेंडेंस लेना है तो टेक एडमिशन इन कॉलेज ओनली, आई विल नॉट अलाउ। मैं भूल गया, तुम्हें अलाउ कर दिया। तो गलती से अलाउ हो गई हो तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना कि नेक्स्ट टाइम अगर ये हरकत हुई तो मैं नहीं करूंगा अलाउ। सिद्धि पाटिल सुन पा रही हो, तुम्हें लोगों ने बताया सर T3 नीचे लग रहा है, छूट रहा था, T2 ऊपर, T3 नीचे, 2mg नीचे, बॉडी रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स 0 है। T3 देखो ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, इसलिए निकाला था, तो T2 आ जाएगा 5mg। इन सिमिलर वे यू विल फाइंड T1 इक्वल टू आ जाएगा 6mg। अब इतना आसान सा सवाल ले रहा हूं, अब सुनना, इस सवाल में T1 निकालना था। अगर मैं T1 पूछा होता पहले तो फिर तुम्हें ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन लिखते, तब जाके T1 निकालते, है ना। 3 इक्वेशंस लिखना पड़ता है, जो अभी हमने किया, पहले T3 निकाला, फिर T2, फिर T1, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 3 इक्वेशंस के बाद T1 निकलता। क्या कोई मेथड है जिसमें कि एक ही इक्वेशंस में T1 निकल जाए?
मतलब मुझे T2 निकालने की जरूरत ना पड़े, T3 निकालने की जरूरत ना पड़े, कोई ऐसा इक्वेशन है क्या? उसको बोलते हैं, वैसा इक्वेशन है। सो हम एफबीडी किसी एक बॉडी का नहीं ड्रॉ करके एक सिस्टम का ड्रॉ करते हैं। एफबीडी एक बॉडी का ड्रॉ नहीं करके एक सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब मोर देन वन बॉडी, एक साथ 2-3 बॉडी को लेकर के एक साथ एफबीडी ड्रॉ करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, अगर हम सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो हमें इंटरनल फोर्सेस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब कहोगे सर ये इंटरनल फोर्स क्या है, कहां से नाम ले लिए? व्हाट इज इंटरनल फोर्स? इंटरनल फोर्स बोलते हैं फोर्स अप्लाइड बाय वन बॉडी ऑन अदर बॉडी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम अगर लिए, एक से ज्यादा बॉडी को एक साथ लिया, तो वो सिस्टम का अगर दो बॉडी है, एक बॉडी और दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। कहोगे सर क्यों नहीं जरूरत है? जैसे मैंने अभी ले लिया 2m और 3m को सिस्टम ले लिया, स्ट्रिंग भी साथ में है। अगर हमने सिस्टम ले लिया तो सुनना, ये 3m पे T3 ऊपर लग रहा है और इस 2m पे T3 नीचे लग रहा है। तो अगर हम इस दोनों का एफबीडी ड्रॉ करें एक साथ सिस्टम का, तो ये T3 ऊपर दिखाएंगे, एक T3 नीचे दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ से पेयर में होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, वो पेयर में इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। तो क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। है ना? नीचे भी दिखाएंगे ऊपर, तो कैंसिल ही होना है, क्योंकि एक दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा उस पे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों नहीं ड्रॉ करते, हमें पता है कैंसिल होगा, तो क्यों हम एक्स्ट्रा हेडेक लें ड्रॉ करने का। सो मैं क्या लिख देता हूं, रेड पेन में देखो यहां लिख देता हूं, इन एफबीडी ऑफ सिस्टम, in FBD of system, don't draw internal forces. ओके? अब सुनना, अगर T2 निकालना था तो मैं क्या करूंगा स्मार्टली, सारे बच्चे ध्यान सुनना, T2 निकालना है, 2m और 3m को एक साथ ले लेते हैं, 2m और 3m को एक साथ, इसको सिस्टम ले लिया। देखो मैंने ये सर्किल कर दिया जस्ट टू विजुलाइज। तो इस पे फोर्सेज कौन कौन सा है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्सेज 3mg, और कौन सा है 2mg नीचे, ये टेंशन नहीं लिखेंगे, ये इंटरनल हो जाएगा, और कौन सा है T2, ये तीन फोर्स है। तो क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू 2mg प्लस 3mg,
T2 इक्वल टू 5 mg, एक ही लाइन में आ गया, एक ही क्वेश्चन में आ गया। सिमिलरली अगर T1 निकालना है तो नाउ यू कैन गेस किसको सिस्टम ले, ये तीनों को सिस्टम ले लेते हैं। तो T2 भी दिखाने की जरूरत नहीं, T3 भी दिखाने की जरूरत नहीं, T2 भी दिखाने की जरूरत नहीं। So if you have to find T1, इसको ले लिया सिस्टम। Is it okay? रोहित भाई, एक सिलेंडर, एक बीकर में दो स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, या दो वर्टिकल वॉल के बीच में दो स्फीयर ऐसे हैंग रखा हुआ है इक्विलिब्रियम में। मुझे निकालना है कि एक स्फीयर M1 M2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये निकालना है। लेट्स इस पे दीवार जो फोर्स लगा रहा है वॉल, ये N1, ये लेट्स N2, ये लेट्स N डैश। ये दोनों का सेंटर ज्वाइन कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल से 53 एंगल बना रहा है। तो फर्स्ट सवाल इज फाइंड force applied by M1 on M2। दूसरा फिगर में दिखा हुआ N1 by N2 क्या होगा, is it 1, is it greater than 1, it is less than 1, क्या होगा। थर्ड सवाल N डैश क्या होगा। फोर्थ सवाल N1 क्या होगा। आज का ये लास्ट सवाल है। So you have 2 minutes, ट्राई करो खुद से। सबसे पहले देखो ये फोर्स निकाला, फाइंड द फोर्स बाय M1 और M2, दैट मींस ये N निकालना है, ये N क्या होगा। किसका एफबीडी ड्रॉ करने का मन कर रहा है, कहोगे सर N निकालना है तो M1 का ड्रॉ करते हैं, लेकिन M1 का ड्रॉ करोगे तो दिक्कत आएगी। N1 भी नहीं, ये भी N डैश नहीं पता है, यू कैन ट्राई। सो देखोगे तो ये पता चलेगा कि नहीं M2 का ड्रॉ करें तो बेटर रहेगा। सो M2 पे फोर्सेस कौन कौन सा है देखो, M2G, ये N2 और ये N। अब देखो इस N का रिजॉल्व कर लेते हैं, N को रिजॉल्व कर लिया, इधर हो जाएगा N cos 53 और इधर हो जाएगा N sin 53। क्या लिखूंगा, वर्टिकल एक्सिस के मोशंस को देखते हैं।
मतलब वर्टिकल एक्सिस के फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट सवाल के लिए कंसीडर फोर्सेस ऑन M2 in y direction. We will write n sin 53. This is equal to M2g. और n निकल गया। अगर n2 निकालना होगा for x directions, what we will get? N cos 53 that is equal to n2. n2 भी निकल गया। हालांकि n2 अभी पूछा नहीं, बाद में जरूरत पड़ेगी। आते हैं सेकंड सवाल पे, n1 और n2। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, n1 by n2, ये तुम्हें नीट में आ सकता है। ये 1 आएगा। 1 आएगा, क्या बात है। अब देखो इसको 1 एक सेकंड में कैसे बता दोगे। कंसीडर दिस टू एज ए सिस्टम। सेकंड सवाल के लिए कंसीडर M1 and M2 एज ए सिस्टम। इस सिस्टम पे फोर्सेस देखते हैं। सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स है? M1g सिस्टम पे, M2g नीचे, N डैश ऊपर। ये तीन फोर्स लिया वर्टिकल डायरेक्शन में। अब देखते हैं N1 हॉरिजॉन्टल इधर, N2 इधर हॉरिजॉन्टल, और ये तो लेंगे नहीं बिकॉज ये इंटरनल है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? सिर्फ N1 एंड N2, और बॉडी इक्विलिब्रियम में, दैट मींस नेट फोर्स मस्ट बी 0, N1 मस्ट बी इक्वल टू N2। सो इसके लिए क्या करेंगे? कंसीडर, ऐसे लिख लेते हैं, टेक M1 and M2 as system and consider forces along x direction. This implies N1 is equal to N2. So ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। किसी को डाउट इसमें? N डैश के लिए भी क्या किया? M1 M2 को सिस्टम ले लिया। y डायरेक्शन में फोर्सेस देखा, N डैश ऊपर, M1g नीचे, M2g नीचे। और फोर्थ सवाल में N1 क्या होगा? N1 इक्वल टू N2। N2 ऑलरेडी हमने निकाल लिया था।